गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको दो बहनों की कथा पार्ट 2 समझाना चाहेंगे। पहले आपने सुना कि किस तरह से हमारा मनुष्य और जानवर का किस तरह का आत्मीय संबंध होता है, उसी को लेकर ने कहानी के रूप में वर्णन किया हुआ है। झूरी काची नाम का एक किसान था जिसके दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति का लेखक ने इसलिए कहा है क्योंकि कहा जाता है कि पश्चिम जाति के जो बैल होते हैं वो चलने में बहुत अच्छे होते हैं, अर्थात मजबूत होते हैं और खेती का काम अच्छी तरह से कर लेते हैं। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ साथ दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते। उनको बोलते तो आपने सुना नहीं होगा, लेकिन ये भी अपने आपस में बातचीत करते हैं। तो शायद वो दोनों आपस में एक साथ रहते थे, एक ही साथ हल में जुड़ते जाते थे, इसलिए वो आपस में मूक भाषा में आपस में बातचीत भी करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य बन जाए। लेखक इसमें क्या बताना चाहता है? लेखक ये बताना चाहता है कि शायद उन दोनों पशुओं में इस तरह की गुप्त शक्ति ईश्वर ने दी हुई है कि वो बिना कहे ही एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। पर उन सभी जीवों में मनुष्य को सबसे अधिक बुद्धिमान समझा जाता है और मनुष्य उन चीजों को नहीं समझ पाता है कि दूसरा व्यक्ति हमसे क्या कहना चाहता है। तो शायद वो शक्ति ईश्वर ने जानवरों में दी है और मनुष्य को देने के बाद भी या जानकर भी है ना, वो चीजों को नहीं समझता है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते। विग्रह के नाते नहीं, केवल विरोध भाव से। विग्रह मतलब लड़ाई के लिए आपस में सींग नहीं मिलाते, बल्कि हंसी मजाक में एक दूसरे से सींग मिला लेते। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती ही धौल धक्का होने, धौल धक्का मतलब धूम मचाने लग जाते हैं। बच्चे जब आपस में एक जगह इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं। इसके बिना दोस्ती कुछ खुशखुशी, कुछ हल्की सी रहती है। यदि आपस में वो लड़ते झगड़ते नहीं है तो कहा जाता है कि वो दोस्ती भी अच्छी नहीं मानी जाती है। जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। अब दोनों बैलों में इतना आपस में प्रेम था कि जिस वक्त में दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते जाते, वो गर्दन हिला हिलाकर चलते। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पे रहे, अर्थात दूसरे को वो आराम देना चाहते थे और वो सारा परिश्रम खुद करना चाहते थे। इसलिए वो खुद है ना बैलों को हल को खींचना चाहते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चार चोट कर भी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मोह डालते और साथ ही बैठते। इतना अधिक प्रेम था उन्हें आपस में कि दोनों साथ ही साथ खाते थे और उन्हें ऐसा भी खाने में भी रहता था कि दूसरा बैल हमसे ज्यादा खा ले। एक मोह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात, झूरी ने एक बार बोई को ससुराल में दिया। बोई का मतलब दोनों बैलों की जोड़ी। तो एक बार उनके ससुराल से उनका साला आया जिसको अपने खेतों में काम करवाने के लिए बैलों की जरूरत थी। तो झूरी ने भी उनको बैल दे दिए, लेकिन बैल तो पशु हैं, अनजान है, उन्हें यह पता ही नहीं था कि आखिर में मालिक ने हमें इनके पास क्यों भेजा। बैलों को क्या मालूम कि क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। वो तो यही समझे कि एक जगह से जब दूसरी जगह हम तभी जाते हैं, हमारा मालिक हमें तभी छोड़ता है जब हमको बेच देता है। तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि मालिक ने किसी अनजान व्यक्ति को लगता हमें बेच दिया। उन्हें बहुत बुरा लगा। कौन जाने पर झूरी के साले गया को दिन भर बोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अर्थात क्योंकि जिस तरह से उन्हें ऐसा लगा बैलों को कि जैसे वो बेचे गए हो, गया उनको आगे की तरफ खींचता अपने घर ले जाने के लिए, लेकिन उनके पांव आगे की तरफ न बढ़ करके पीछे की तरफ अपने मालिक के घर की ओर ही बढ़ रही थी। गया परेशान हो गया उनको ले जाने में।
पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगड़ियां पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। मगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झुरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? वो मन में सोच रही है कि यदि ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होगी तो वो जरूर पूछते कि आखिर में हमें किस अपराध के कारण तुमने हमें बेचा है। यदि मैं कम काम करता था तो मुझसे और काम करवा लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुँह न डाला, क्योंकि उनका मालिक जो उन्हें खिलाया करता था वही उन्हें खाने में अच्छा लगता था। अब दूसरी जगह गए इसलिए उन्हें वो इतना अच्छा खाने को नहीं मिला। दिल भारी हो गया। एक तो वो इसीलिए परेशान थे कि मालिक ने आखिर में हमें क्यों बेच दिया। जिसे उन्होंने अपना घर समझा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूल भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। अर्थात एक दूसरे से ऐसा लगा कि जैसे वो मूल भाषा में कुछ बात करते हो। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता पड़ने का मतलब जब गांव में सभी लोग सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पगड़े तोड़वाए और घर की तरफ चल पड़ी। पगड़े बहुत जिस रस्सी में बांधे, पगड़े का मतलब जिस रस्सी में वो बांधे गए थे वो बहुत मजबूत थी। अनुमान न हो सकता था कि दोनों बैल उन्हें तोड़ सकेंगे, पर इन दोनों ने इस समय पूरी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में उन्होंने रस्सी में तोड़ ली। इस तरह से वो तोड़ करके और झुरी के घर की तरफ। झुरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े। चरनी का मतलब जहाँ पर बैल को बांधा जाता था उसी स्थान पर दोनों बैल खड़े हुए। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराब लटक रहा था। गराब का अर्थ था रस्सी जिसको उन्होंने तोड़ा था। आधी रस्सी उनके गले में लटक रही थी और आधी वहीं खूंटे में रह गई थी। घुटनों तक पांव कीचड़ में भरे और दोनों की आंखों में विद्रोह और स्नेह झलक रहा था। झुरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बहुत ही मनोरम था। घर और गांव के बच्चे जमा हुए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी कि किस तरह से बिना किसी को रास्ता बताए और वो बैल गया के यहाँ से भाग करके झुरी के पास कैसे आ गया। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया तो कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी। इस तरह से सबने आकर के उनका एक बैलों का सम्मान किया। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है ये, उस जन्म के आदमी है। इनकी सारी क्रियाएं तो आदमियों जैसी हैं। बाकी अनजान रास्तों को पहचान करके और ये किस तरह से यहाँ तक आ जाती है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झुरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन अब वहां काम न कर सके भाग खड़ी। झुरी की पत्नी ऐसा क्यों बोल रही थी? क्योंकि उसे ये लगा कि उसका भाई लेकर के गया हुआ है, वह अपने खेतों में कुछ काम करवा लेता, लेकिन ये बैल तो वहां से भाग आए, इसलिए उसे उन बैलों से ईर्ष्या हो रही थी। झुरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों? दाना चारा न दिया होगा तो क्या करती? झुरी कहने लगा अरे तुम्हारे भाई ने इनकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं की होगी, उन्हें अच्छी तरह से खिलाया पिलाया नहीं होगा, इसलिए ये भाग आए। बेचारे भूखे क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हो। झुरी ने चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी भागे इसलिए कि तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हो, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए या चाहे मर जाए। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद दी गई। मजूर अर्थात मजदूर जो उन बैलों की देखभाल किया करता था, उसको भी मालकिन ने कह दिया कि अब इन बैलों को कुछ भी कोई खली या चोकर नहीं दिया जाएगा।
बैलों को खाली भूसा दिया गया। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जुरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे? मालकिन मुझे मार ही डालेंगे। चुरा कर डालना ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की ही कहोगे। इस तरह से वो भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि मालकिन से उसे डर लगता था और कहीं मालकिन उसकी खुद उसके ऊपर आक्षेप न लगा दे, इसलिए उसने भी देना नामंजूर कर दिया। उस दिन जुरी का साला फिर आया, दूसरे दिन जुरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। सबको उन्होंने ले जाकर गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचते पहुंचते उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का मजा सिखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जुरी उन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं मारता था, अर्थात जुरी अपने बैलों को बहुत प्यार करता था। उसकी चित्कार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला वह सूखा भूसा था। एक तो उनका अपमान भी किया गया और दूसरे उनको सूखा भूसा खिलाया गया। नान की तरफ आंख तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को घर से जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई न आती। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से हम क्यों डरेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा और दोनों के हाथों में लाठियां आई। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। अर्थात लेखक प्रेमचंद ने ये बताना चाहा है कि जिस तरह से हम सब भारतवासियों, क्योंकि ये कहानी जब लिखी गई तो उस समय हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, जिस तरह की विद्रोही भावना हीरा और मोती के अंदर थी, इसी तरह की विद्रोही भावना हमारे देश के क्रांतिकारियों के मन में थी। यदि उनको उनके घर से निकाला गया, अर्थात हमारे देश का दूसरों विदेशियों का राज था और वो उसी विद्रोह की आग को जला रही थी, जिस तरह से हीरा और मोती दूसरे के घर में प्रतिकार कर रही थी। उनको क्रांतिकारियों को डंडों से पीटा जाता था, उसको वो पीटने के लिए भी तैयार थे, लेकिन अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। उसी देश की स्वतंत्रता की आग को क्रांतिकारियों के मन में जलती हुई उस आग को उन्होंने इस कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है। धन्यवाद।